जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि माह रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं और तमाम ज़िलाई गवर्नमेंट्स के और वफाकी गवर्नमेंट्स के जो इदारे हैं, उनकी जो कारकर्दगी है, उनका जो वर्क है, उसके ऊपर हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद तारिक वली साहब, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। और नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि इनकी डोमेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अभी-अभी हमें भी पता चला कि इनके दायरा इख्तियार में क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरह ये काम करते हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्योंकि प्राइस कंट्रोल, क्वालिटी, किसी भी इदारे की, किसी भी फर्म की रजिस्ट्रेशन, उसकी एनओसी या किसी भी हवाले से जो चीज़ें इनके दायरा इख्तियार में, उस पे भी बात करते हैं। और माह रमज़ान के अंदर क्या वर्किंग रही, क्या कारकर्दगी रही, उस पे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आज हमें एक फ़ख्र महसूस हो रहा है कि माशाल्लाह आप उम्र के जिस हिस्से में हैं और आप अरसे दराज से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और आप अपनी इस पोजीशन के ऊपर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा ये बताएं कि प्राइस के वाले से तो हमने भुट्टा साहब से इंटरव्यू किया, उन्होंने हमें सारा चीज़ें बताई। इससे हटकर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई फर्म बनती है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसके जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके म्यार होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपके दायरा इख्तियार में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और उसको आप किस-किस तरह से हैंडल करते हैं? मैं जी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में हूँ। हमारे जो भी बिजनेस होता है ना, कारोबार होता है, 2 पार्टनर और 2 से ज़्यादा जितने भी पार्टनर होते हैं, वो एक फर्म बनाते हैं। वो फर्म जो है ना, वो मेरे पास रजिस्टर्ड होती है। किसी किस्म का भी बिजनेस हो, वो रजिस्टर्ड जो होता है वो मेरे पास होता है। तो उसमें जो है ना, ये हमारा सेक्शन है 1932 एक्ट है, उसके पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके तहत हम ये रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि ऑनलाइन किया हुआ है। अब जो भी अपना पार्टनर हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन हमारा पोर्टल है, ईज डूइंग बिजनेस है, उस पर वो अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ से अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट उनको उन्हीं डोर स्टेप पर मिल जाता है। उसके बाद वो आते हैं हमारे पास असल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर, यहाँ से फिर डिस्पैच नंबर लगा के तो उनको वहाँ हैंड ओवर कर देते हैं। दूसरा हमारे पास एक और है, मैं रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज का, ये डिप्टी कमिश्नर को दिया हुआ है इख्तियार रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनी को। उसमें सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज हैं, मसाजिद हैं, मदारस भी थे जो अब गवर्नमेंट ने वापस ले लिए और स्कूल एजुकेशन को दे दिए हैं। तो उसमें जो सारी डीलिंग होती है वो मेरे ऑफिस में होती है। उसमें हमारे पास जो भी एनजीओ बनाता है वो हमें यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, वो हम फिर वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं सीटीडी को, स्पेशल ब्रांच को, होम डिपार्टमेंट, सीपीओ को, रेवेन्यू, एडीसीआर को। जब वहाँ से एनओसी आ जाता है तो देन हम यहाँ से फाइल पता करके किसी के साहब के पास जाती है, वहाँ से अप्रूवल होती है तो हम सर्टिफिकेट निकाल देते हैं। इसकी हर साल रिन्यूअल भी होती है। इसके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं हर साल सेक्शन 4 के तहत जनवरी में इसकी रिन्यूअल होती है। तो वो डॉक्यूमेंट जो हमें जमा कराते हैं उनकी हम रिन्यूअल भी करते हैं। अच्छा वली साहब, ये बताएं कि जो भी फर्म रजिस्टर्ड होती है, उसका जैसे आप बता रहे हैं कि साल के बाद रेवेन्यू भी होती है, उसका चेक एंड बैलेंस का भी कोई ऑडिट का जिस तरह होता है, वो भी आपके दायरा इख्तियार में है या सिर्फ आपने सिर्फ उनको एनओसी देनी होती है? वो जो फर्म होती है ना, फर्म तो वो होती है एक दफाई रजिस्टर होती है, वो पार्टनर्स पे है। उनके पार्टनर्स पे अगर जो है ना 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, वो चल रही है फर्म, अगर उसमें उन्होंने एक पार्टनर ऐड करना है तो वो फिर रिवाइज पार्टनरशिप डीड बनेगी। तो जब वो रिवाइज होगी तो पर्सन हेयरिंग के लिए हमारे पास आएंगे, उनके पेरेंट्स होती है, वहाँ साइन अंगूठे करवा कर तो फिर ऐड कर दे। अगर उस फर्म ने नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, वो भी चेंज हो जाती है, लेकिन फर्म की रिन्यूअल नहीं है। फर्म की नहीं, सोसाइटी की रिन्यूअल है जो है ना उसके साथ। अच्छा मुझे बताएं, आपने अभी जैसे बताया कि एनजीओज वगैरह सारी चीज़ें आपके पास रजिस्टर्ड होती हैं, तो मुल्तान के अंदर एक इदारा है सोशल वेलफेयर, उसका दायरा इख्तियार क्या है? आपका दायरा इख्तियार उससे बढ़कर है? उसकी डोमेन कहाँ तक है? पाकिस्तान लेवल पे है या पंजाब लेवल? जो सोशल वेलफेयर का एक्ट है ना, वो है 1961 एक्ट। उसके तहत 1961 एक्ट के तहत सोशल वेलफेयर की जो एनजीओज रजिस्टर होती हैं, उनका जो बाउंड्री है वो डिस्ट्रिक्ट की है। वो अगर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में है तो वो जाके खानेवाल या लोधरा या बाकी डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं कर सकते। हमारा एक्ट है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, हमारा इंटरनेशनल एक्ट है। हमारे पास जो सोसाइटी यहाँ रजिस्टर्ड होगी, वो चाहे कराची हो, चाहे पेशावर हो, चाहे खानेवाल लोधरा हो,
वो जस्ट जाएगी उधर डीसी साहब के पास, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएगी उनसे एनओसी लेगी और काम करेगी। और फिर ये जो हमारी सोसाइटी है ये इंटरनेशनल भी है, ये इकोनॉमिक अफेयर डोमेन से एनओसी लेके ये बाहर भी दूसरे मुल्कों में भी जाके काम कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बता दें, जैसे सैलाब क्या आया था हमारे यार कोई का आया था, या उस वक्त जो एनजीओज आई थी बाहर से, वो इसी एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड थी। उन्होंने एनओसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लिया था, इकोनॉमिक डोमेन से, और फिर कंसर्न डीसी के पास आए थे, लेके उन्होंने यहाँ काम किया था। तो इसी तरह हमारा जो 18 साल वो इंटरनेशनल एक्ट है, तो उसके तहत ये एनजीओ जो है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक और इदारा है SECP, क्या वो भी आपके साथ रिलेटेड है या वो एक अलग चीज है? नहीं, वो सर सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान है, तो उसके तहत अलग है। उनके सेक्शन 42 के तहत जो है ना वो 2000 कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 है। उसके पहले 1984 होता था, फिर अमेंडमेंट हुई है 2017। अब उसके तहत वो जो एनजीओज हैं उसमें डायरेक्टर होते हैं दूसरे, वो फिर उन्हीं के पास रजिस्टर होती है SECP के पास। उनकी फीस वगैरह भी ज्यादा, हमारे मतलब कम है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि फैक्ट्रीज के हवाले से जो खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर एक चीज, एक अलमिया है, लोग चीजें स्टॉक कर लेते हैं, तो आपके डोमेन के अंदर उस हवाले से क्या कारकर्दगी है, क्या वर्किंग है कि जो जखीरा अंदोजी जिसको कहा जाता है वो भी करते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर लोग स्टॉक करते हैं, उनकी जो भी एक सिलसिला होता है, उस हवाले से आप लोगों का क्या हुआ? उसमें ये है कि ये होल्डिंग एक्ट है 2020, तो उसके तहत जो पावर दी गई हैं सारे जो मुल्तान में हमारे मजिस्ट्रेट हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, उनके पास सबके पास है, जहाँ भी वो देखते हैं तो कार्रवाई होती है। इनमें ये होता है कि इन्हें स्टॉक डिक्लेयर करना पड़ता है। जो भी जिन्होंने स्टॉक दिया वो स्टॉक अपना डिक्लेयर कर देते हैं, तो जितना स्टॉक डिक्लेयर है तो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर उन्होंने स्टॉक डिक्लेयर नहीं किया हुआ, वो अपनी प्रीमिसेस पे, अगर अपनी प्रीमिसेस पे जितना रखा हुआ है, ओपन है, शॉप ओपन है, गोदाम ओपन है, जहाँ मतलब आ रही है उनके सामान आ रहा है जा रहा है, तो वो तो ठीक है कोई। लेकिन अगर उससे अदर उन्होंने लॉक किया हुआ है तो वो होल्डिंग में आ जाता है, और उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो उस पर कार्रवाई होती है। उस पर मैक्सिमम कितना मतलब जुर्माना या क्या उस पर कार्रवाई क्या होती है? हाँ, वो फिर जुर्माना जो हम उसको सील कर देते हैं, सील करके तो फिर इसका केस बना के तो सिविल जज के पास जाता है, कोर्ट में जाता है। कोर्ट फिर इसको डिसाइड करती है कि ये जो सामान सारा पड़ा है, इस सामान को आपने कार्य सरकार जब्त कर लेना है, या जो है ना इसको उसको जो जिसका सामान था तो उसको जो है ना आपने उससे जो गवर्नमेंट का रेट होगा उस पर सेल करके पैसे उस पर जमा करा दें। ये फिर अदालत की जो जरूरत में आ जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि माह रमज़ान के हवाले से अक्सर हमारे पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि माह रमज़ान के अंदर आगे काफ़ी सारी बेज़ाब्तियाँ अवामुन्नास की जानिब से, ताजिर हज़रात की जानिब से की जाती हैं, तो उस हवाले से इस माह रमज़ान में आपने वर्किंग के अंदर क्या देखा? कुछ बेहतर पाया पिछले साल की निस्बत, या इस साल थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ था, ज़्यादा था? नहीं, इसमें इस साल जो है ना स्टार्ट में जब रमज़ान शरीफ आया तो उस वक्त हमारी जो है ज़्यादा प्रेशर था आलू प्याज टमाटर पे और फ्रूट्स पे, इस पे ज्यादा। बाकी जो हमारे करियाना के आइटम थे वो स्टेबल रह गए हैं, उसमें कोई ऐसी बेजाते, इन पे ज्यादा था। स्टार्ट में तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है ना इनकी जो हमने रेट फिक्स करते थे, डेली रेट फिक्स होते हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी करता है, और वो रेट हमने डिस्प्ले भी करवाए हर दुकान पे। तो उसमें फिर हमारे मजिस्ट्रेटों ने और डीसी साहब के हुक्म पे, क्योंकि डीसी साहब इस पे ज्यादा ही जो है फोकस था, तो वो रात दिन हमारे मीटिंग भी करते थे प्राइस मजिस्ट्रेट की, और उनको हिदायत भी उन्होंने दी हुई थी। तो इस जगह हमारे सारे 43 मजिस्ट्रेट जो है ना उनका फोकस था इन चीज़ों पे। तो ये पहले हफ्ते है ना 2-4 चीज़ें तो गई हैं, उसके बाद जो है ना वो ट्रेंड नीचे आना शुरू हो गया। आलू प्याज टमाटर इनके रेट जो है ना कम होने शुरू हो गए, जितने वो अब मतलब आप समझते हैं कि आपके जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी वर्किंग, उनका काम इस मतलब इस तरह जा रहा था कि जो ताजिर हज़रात हैं या जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं या ओवर प्राइसेस जो लोग बेचते हैं, उनको एक किस्म के कान हो गए और उन्होंने फिर अपनी चीज़ को वो डोमेन में रखा। डोमेन में इसमें हमारा जो इतना काम था हमारे मजिस्ट्रेटों का मार्केट में, तो हर दुकानदार चाहे नीचे ठेले वाला था या दूसरे दुकानदार थे, तो उन्होंने रेट लिस्ट भी अवेजा की हुई थी, तो उन्हें पता था कि कोई पता नहीं किसी वक्त भी मजिस्ट्रेट दिन और रात हमने रमज़ान शरीफ में ये नहीं देखा कि हमने दिन के टाइम काम करना है, हम रात को 11-12 बजे भी जो है ना हम मार्केट में होते थे।
हमारे मजिस्ट्रेट रात 11 बजे तक 12 बजे कार्रवाइयाँ करते रहे, जिसकी वजह से जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो नीचे होंगी हैं। अगर मजिस्ट्रेट काम ना करते, उन्हें जुर्माना ना होते, तो मेरे ख्याल में खुला मैदान था, उनके खुला मैदान था, इसलिए हमने उन्हें खुला खेलने नहीं दिया। हमने भी उनको जो है ना उसी जगह पे रोक के रखा है कि भाई इससे नीचे आओ, अगर ऊपर गया तो फिर आपकी जो है ना वो कार्रवाई है। अच्छा, ये बताएं कि सेक्रेटरी मार्केट कमेटी वो भी आपके अंडर आता है या वो अलग डिपार्टमेंट? सर डिपार्टमेंट अलग है, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अलग जो है ना है, उसका EAD होता है, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, वो उसके नीचे जो है ना सेक्रेटरी, उनके जो है ना वो होते हैं सब्जी मंडी, गला मंडी, ये सेक्रेटरी मार्केट कमेटी इंचार्ज होता है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह इतनी सर्विस आपने की हुई है, मेरा हमेशा ना अफसरान से यही सवाल रहता है, क्योंकि मौजूदा ज़िले लेवल पे जो भी सरबराह बैठा होता है तो उसके हवाले से मैं व्यूज़ लाजमी लेता हूँ, ताकि उससे पता चले कि अफसरान के साथ नीचे वाले अफसरान की कैसे ताल्लुकात है और नीचे वाले अफसरान बड़े अफसरान को किस तरह से देख रहे होते हैं। इस वक्त मौजूदा डिप्टी कमिश्नर साहब कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर साहब, उनकी माह रमजान के अंदर भी कारकर्दगी रही, उससे पहले भी उन्होंने वर्क किया है, तो उनको आपने कैसा पाया और उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? सर माशाल्लाह हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं ये बहुत ही शफीक इंसान है, लेकिन ये है उन्होंने हर मजिस्ट्रेट शफकत भी की है, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया है सबको। उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं शफकत कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ना करें जी, काम पे कंप्रोमाइज नहीं है। तो उस पे उन्होंने जो है ना सख्ती से कहा था कि भाई हमारे जो पैरामीटर थे ना कि भी इंस्पेक्शन के फाइन थे, अरेस्ट थे, जुर्माने थे, उन्हें कॉलम किसी मजिस्ट्रेट का खाली ना हो, काम मुझे नजर आना चाहिए। मतलब उनका यही था ना कि भी शफकत अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि काम ना करें, काम जो करेगा उसके साथ शफकत की जाएगी, उसके साथ शफकत की जाएगी। तो उसको अप्रिशिएट भी करते थे जिनका काम अच्छा था, लेकिन माशाल्लाह हमारे सारे मजिस्ट्रेट जो है ना वो अनथिक मेहनत कर रहे थे उनकी सरपरस्ती में। तो हमारी कोशिश होती थी कि भी हमारा मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब लेवल पे जो नुमाया पोजीशन पर रह जाए। अच्छा, ये बताएं कि आप अपने ओहदे के हवाले से, आपकी जो जिम्मेदारी हैं उस हवाले से, आप ऊपर वाले अफसरान के हवाले से आपका माइंड क्या कहता है? क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें है कि डिप्टी कमिश्नर साहब का तबादला होने जा रहा है, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है। तो क्या समझते हैं, ऐसे अफसरान का तबादला होना चाहिए या इनको रहना चाहिए? अगर शहर के अंदर बेहतरी आ रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, तो इनको मजीद आगे रहना चाहिए। लेकिन ये खबर आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है। नहीं, वैसे आपका माइंड क्या कहता है कि इस तरह के अफसर को मजीद रहना चाहिए? देखें ये रहना तो चाहिए, अच्छे हैं, मुल्तान के हैं, काम भी सही कर रहे हैं, तो इनका लाइजन भी सारे डिपार्टमेंट के साथ अच्छा है और रात दिन ये भी काम कर रहे हैं। बाकी तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं तो उस पर हमारे तो इख्तियार में नहीं होता है, लेकिन ये शफीक इंसान है, मुल्तान के लिए अच्छे हैं। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी और माशाल्लाह ये एक बड़ी गुड लुक बात होती है कि किसी भी शहर का जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसके हवाले से उसका जो अमला या उनके जो नीचे अफसरान काम कर रहे होते हैं वो उनसे मुतमईन होते हैं, उनकी कारकर्दगी से, उनके रवैयों से। मेन चीज़ होती है नाज़रीन रवैया। तो माशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर साहब अपने स्टाफ के साथ, अपनी जितनी भी उनके इदारा जाते हैं, उनके जो सरबराहान हैं उनके साथ उनका एक अच्छा रवैया चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अच्छी खुशाइन बात है। इससे यह है कि काम करने में आसानी होती है और वो अफसरान काम भी करते हैं। उनको पता होता है कि हमारा अफसर अगर अच्छा है तो हम भी उसको अच्छा बन के दिखाएं, तो इसमें फ़ायदा फिर आवाम का होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। जी नाज़रीन, देखते रहिए GNN ग्लोबल न्यूज़। मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।